नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है भिन्न फ्रैक्शन। और आज हम देखने वाले हैं इसमें फ्रैक्शन का चौथा नंबर टाइप और पांचवा नंबर टाइप है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर 1 टाइप, नंबर 2 और नंबर 3 तीन टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है जो उदाहरण में दिया गया है। शायद आपने देखा होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज शुरू करेंगे चौथा नंबर टाइप इसका। और ये आपका बुक में आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने पास बुक रखिएगा, अच्छा रहेगा। बुक रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 4 नंबर टाइप और 5 नंबर टाइप और इसको ख़त्म करेंगे। आज 2 ही टाइप और बचा हुआ है, उसके बाद अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं 4 नंबर टाइप भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न को आज देख लेते हैं। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो बार बार रिक्वेस्ट है और बार बार कह रहे हैं कि आप ज़रूर देख लें। भिन्नों पर इबारती प्रश्न जो 4 नंबर टाइप दिया है वो है भिन्नों पर इबारती प्रश्न। आपको बता दिया हूँ, एस.टी. जादव सर की बुक है और चैप्टर नंबर 4 है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ टाइटल में, आपको आप बोर्ड पर देख लीजिए। 4 भिन्नों पर इबारती प्रश्न है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। आपके पास अगर एस.टी. जादव सर की बुक होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, और नहीं है तो आप खरीद लीजिए, पढ़िए मेरे साथ। ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है बुक में, कह रहा है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है धन क्या है, तो धन को आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, x मानकर भी बना सकते हैं, कोई भी चर पद मानकर आप बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चर नहीं मानेंगे बल्कि यहाँ पे अचर पद मानेंगे और वो एकांक मानेंगे, मतलब इकाई अंक मानेंगे। ठीक है, ताकि हमारा आसान हो कैलकुलेशन। नहीं तो x मानेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम भी लगेगा, इसलिए हम इकाई अंक मानेंगे। वैसे आपको x मानकर आपके बुक में सॉल्व किया गया है। तो हो सकता है कि आप बुक का सॉल्यूशन देखकर समझ जाएं, न समझे तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे आप कीजिए, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जिस धन के बारे में बात किया जा रहा है उस धन को हम 1 रुपये मान लेते हैं, चाहे उस धन को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा माना धन आपका क्या है, 1 है। माना धन 1 रुपये है चाहे 1 है, इसी 1 रुपये का वैल्यू जो आएगा ना वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी धन का, मतलब वो धन हमने 1 रुपया मान लिया है, तो किसी धन का 1/3 भाग, मतलब 1 रुपये का 1/3 भाग। अब 1 क्यों माने हैं ये भी बताएंगे, पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी धन का 1/3 भाग, तो 1 का 1/3 भाग ऐसे ही करेंगे। ये जो धन है ना, ठीक इसी रुपए के 1/4 के, इसी रुपया के 1/4 से 12 अधिक है। मतलब ये जो धनवा है इसमें 12 जोड़ेंगे तब ये जाकर इक्वल होगा। अधिक कहने का मतलब क्या, ये तब इक्वल होगा जब इसमें 12 रुपये जोड़ेंगे, तब ये जाकर ये धन जो होगा इन दोनों के, इसके 1/4 से 12 अधिक होगा। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया। अब ये हम 1 क्यों माने हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो x भी मानकर बना सकते हैं, तो आपका x का मान फाइंड होगा। यहाँ पे हम 1 रुपये का मान फाइंड करेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि वो धन वास्तव में कितना था और कितना जो भी क्वेश्चन दिया गया वो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का 1/3 भाग मतलब वही होगा 1/3। हम डायरेक्ट लिख देते 1/3 तो आपको कन्फ्यूजन होता, लेकिन कह रहा है उस धन का 1/3 भाग उस धन के 1/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, और इधर हम अगर करें तो ये गुना करेंगे तो 1/4 ही होगा। इसको हम इधर ला देते हैं तो 1/4 ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 12 हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं। यहाँ से हम एक स्टेप और नीचे आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम अगर हम निकालें तो 12 हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 4 और यहाँ से ये घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से अगर मान निकालना चाहें आप तो यहाँ से ऊपर घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, ये 12 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा मतलब 144 होगा कि नहीं।
144 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 रुपये जो हम माने थे, तो 1 रुपये किसको माने थे, माना कि वो धन 1 रुपया है, तो 1 रुपये का वैल्यू कितना निकला, 144 रुपया। यानी वास्तव में 1 रुपये का जो वैल्यू आया वो 144, यानी वास्तव में वो जो धन था 144 रुपया था। कितना था, 144 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेप और कहा जा रहा है कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का तो हमने ज्ञात कर लिया कि वो धन कितना था, 1 रुपया था, तो 1 रुपया का वैल्यू कितना आया, 144 रुपया। तो यानी वो धन कितना था, 144 रुपया। वास्तव में वो धन कितना था, 144 रुपया। अब कहा जा रहा है कि उस 144 रुपये का 3/4 हिस्सा निकाल देना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 144 का मतलब गुना 3/4 निकालना है, तो 3/4 ऐसे कर लीजिए। 4 से काट देंगे तो 4 3 12, 4 6 के 24, यानी 36 हो जाएगा। 36 में 3 से गुना करें, 36 18 3 3 का 9 1 10, 108 रुपये आपका क्या हो जाएगा, वो धन का 3/4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आप चाहे तो x मानकर भी बनाएंगे, तो यहाँ पे x आएगा, तो x का 1/3 करते तो x/3 आता, x का 1/4 करते तो x/4 आता। तो फिर जहाँ जहाँ 1 1 आ रहा है ना, वहाँ वहाँ x आता। तो यहाँ 4x हो जाता है, यहाँ 3x हो जाता, तो घटता तो x होता, तो यहाँ x बराबर इतना आ जाता। ठीक, तो वही बात है, जब x बराबर उतना आता तो आप सिंपल इतना का फिर इतना करते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। वेरी सिंपल है। अब देखिए, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से इक्वेशन आप इस तरह से सजा लिए। यहाँ पे आप चाहते तो एक स्टेप काट सकते थे, क्या कर सकते थे, जो भी 1/3 और 1/4 दिया है ना, और अधिक कम अधिक जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का है कि इतने के भाग से इतना का भाग इतना अधिक है या इतना कम है, तो हम क्या करते हैं कि 2 फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखने को मिलेगा पूरे क्वेश्चन में। उन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करेंगे, एक साथ घटा देंगे, और जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको इक्वल में कर देंगे, और वहाँ से इकाई अंक का मान निकालेंगे, वो आपका धन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे, और जितने भी इस टाइप में क्वेश्चन है सबको हम इकाई अंक मानकर ही बनाएंगे, ताकि आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने 1 क्यों माना, 1 रुपया इसलिए माना कि फ्रैक्शन वैल्यू में किसी का भी भाग कहें तो आसानी से हम गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। जैसे अगर हमने माना यहाँ पे 2 रुपये भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, 10 रुपये भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, x भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, दिक्कत ये होता कि अगर 2 रुपये मानते तो यहाँ 2 का करते 3, तो कैलकुलेशन टफ हो जाता। ठीक है, x मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आप चर मान कर भी बना सकते थे, अचर मान कर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते, बशर्ते जो भी यहाँ माने हैं उसी का वैल्यू लास्ट में हमें ज्ञात करना होगा, तब जाकर आपका कैलकुलेशन सही होगा। हालांकि इकाई पर आसान होता है, जैसे 1 का 1/3 करना आसान है, बेहद आसान है, जितना कहेगा उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे आप 5 मान लेते हैं, वो धनराशि को 5 मान लेते तो 5/3 करते, फिर यहाँ पे 5/4 करते, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा तुलना में इसके अधिक लंबा हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कहता है। 2 नंबर देखिए, जितना इसमें है आप चाहें तो चर पद मानकर भी बना सकते हैं, अचर भी मानकर बना सकते हैं। सबसे लेकिन आसान जो है वो आपका यही है कि आप इसको इकाई मानकर बनाइए। जो भी धनराशि की बात किया जाए उस धनराशि को आप इकाई मान लीजिए, कोई संख्या हो तो उसको भी इकाई मान लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। वास्तव में ये नहीं, अच्छा ठीक है, जिनकी संख्या 40 थी, जितना उपस्थित थे 2/3 भाग, वो 40 संख्या के बराबर थी। ठीक है, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां होती हो तो लड़कियों की कुल संख्या क्या होगा। देखिए, वास्तव में कक्षा में ये हमें पता नहीं है कि छात्रों की संख्या कितनी है, लेकिन इतना पता है कि छात्रों में 2/3 भाग विद्यार्थी ही उपस्थित थे, और वो संख्या 40 के थे, मतलब 40 विद्यार्थी 2/3 भाग के इक्वल थे। बस इतना हमें पता है। तो ये पता नहीं है कि विद्यार्थी कुल कितने थे, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी कितने थे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी जो थे ना, वो आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो आपका 1 थी। ठीक है, यहाँ पे रुपए नहीं होगा क्योंकि ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे मान रहे, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 माने, 10 माने, 2 माने, चर पद माने, अचर पद माने, कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x मानकर आपका बुक में दिया गया है, मैं 1 मानकर बना रहा हूँ।
कुल विद्यार्थी, चूंकि एक मानकर आसान हो जाता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए कि एक थी, तो जाहिर सी बात है कि एक का कुल विद्यार्थियों का कितना विद्यार्थी उपस्थित थे, 2/3 ही भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। और ये विद्यार्थी कितने के इक्वल थे, 40 के इक्वल। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 2/3 विद्यार्थी थे वो 40 थे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी थे। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 उधर चला जाएगा, यानी 40 गुना में 3 हो जाएगा और ये बट्टा में 2 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 तिया में 60 हो जाएगा, यानी 60 टोटल विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 60 थे। ठीक है, अब कहा जा रहा है इसमें इतना विद्यार्थी थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, अगर कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो टोटल विद्यार्थी का ही 2/5 भाग लड़कियां होंगी। तो टोटल विद्यार्थी हमने एक का वैल्यू निकाल दिया। एक क्या माना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या एक थी, तो एक का वैल्यू 60, यानी कुल विद्यार्थी हमारे पास 60 आ गए। अब कह रहा है इस 60 का अगर 2/3 भाग लड़कियां हों, 2/5 भाग लड़कियां हों तो कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल 2/5, इसका कुल विद्यार्थियों का 2/5 निकाल दीजिए, 5 से घटा देंगे तो 12 बचे 60, यानी 12 दूना 24। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 24 आपका आंसर हो जाएगा। और लड़कों की संख्या अगर पूछा जाए तो आप आसानी से 60 में से टोटल, जब टोटल संख्या छात्रों का है 60 और जिसमें लड़कियां 24 है तो इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहीं पूछा गया है केवल लड़कियों की संख्या। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहीं समझ में ना आए जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है। सफ़ेद नीला 2 रंग हो गया। कह रहा है यदि शेष भाग पीला हो, एक 3 रंग हो गया, पीला भी है, और वह पीला जो है ना वो 2 मीटर का हो तो खंभे की कुल लंबाई क्या है। तो भाई इसमें हम खंभे की कुल लंबाई को भी निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई खंभा है, यहाँ पे कोई खंभा है। ठीक है, ये कोई खंभा है जिसमें कहा जा रहा है ये खंभा में आपका एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सफ़ेद है, इसके नीचे जितने भी है 1/2 भाग ये क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, खंभे का 1/2 हिस्सा सफ़ेद है। उसके बाद कह रहा है 1/3 भाग नीला है। अब मान लीजिए 1/3 भाग यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 1/3 भाग ये जो है नीला है, यहाँ से यहाँ तक 1/3 भाग हो रहा है, मान लीजिए ये नीला कह रहा है। और बाकी का जो शेष भाग है ना वो 2 मीटर का है। बाकी का ये जो बचा है ये आपका स्पष्ट कह रहा है कि ये 2 मीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप ऊपर 2 मीटर है। और ये बोल रहा है ये जो भाग है ये पीला है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल पीला है। ठीक है, तो कहा जा रहा है पीला है, तब खंभे की लंबाई, कुल लंबाई, खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो खंभे की इसमें हमें कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है भाई ये 2 मीटर का है और पीला का हमारा हिस्सा पता नहीं है कि पीला कितना है। तो मान लेते हैं कि टोटल ये खंभे की लंबाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक इकाई मीटर की है, मतलब 1 मीटर की है। 1 मीटर कहने का मतलब पता जरूरी नहीं है कि ये वास्तव में 1 मीटर हो, हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर हो। ठीक है, क्योंकि हम 1 मीटर का वैल्यू जब निकालेंगे वो जिसके इक्वल होगा वही इसका एक्चुअल में लंबाई होगी। ठीक है, और हमें पता है कि पीला का भाग मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पीला जो है वो 2 मीटर में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सफ़ेद और नीला 2 का भाग पता है और टोटल की लंबाई हमें क्या दी है, 1 मीटर की दी गई है या 1 मीटर का भाग दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 1 मीटर में से घटा देंगे तो निकल जाएगा पीला का भाग निकल जाएगा, यानी पीला का भाग निकल जाएगा और फिर पीला का भाग इसके एक्चुअल लंबाई से हम तुलना कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा नीला, समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप ट्रिकली आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक कैसे आपको इसमें इस्तेमाल करना है, अगर समझ रहे हैं तो ट्रिक आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये लिखने की कोई आवश्यकता और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, नीला प्लस पीला, नीला प्लस सफ़ेद करेंगे,
यहाँ कर लीजिए सफ़ेद और प्लस नीला का भाग कितना हो जाएगा, सफ़ेद प्लस नीला का भाग आपका हो जाएगा 1/2 सफ़ेद है और 1/3 नीला है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 5/6 भाग ये क्या हो गया, 5/6 भाग यहाँ से यहाँ तक की भाग हो गई, 5/6 भाग। समझ रहे हैं ना। तो शेष क्या बचेगा, शेष 1 में से 5/6 को घटा देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए शेष बचेगा आपका 1 - 5/6, तो ये हो जाएगा 1/6 भाग, 1/6 भाग ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या निकला 1/6 और इसका एक्चुअल मान 2 मीटर दिया गया है। तो आसानी से हम कर सकते हैं, पीला बराबर पीला कर लीजिए, पीला बराबर पीला, ये समझाने के लिए पीला बराबर पीला, यानी एक तरफ पीला में हम क्या रखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और दूसरी तरफ पीला में क्या रखेंगे 2 मीटर वास्तविक लंबाई इसकी, इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमने क्या माना है 1 मीटर टोटल छड़ की लंबाई हमने माना है, पहले ही बताया है कि यहाँ से यहाँ तक की खंभे की लंबाई क्या है 1 मीटर है। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये 6 दूना 12, ये 12 मीटर का हो जाएगा वो खंभा। 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू हमने खंभे की लंबाई माना है, इसलिए इसका टोटल वैल्यू 12 मीटर का वास्तव में हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें इतना लिखने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हमारा खंभा यहाँ से यहाँ दिख गया और यहाँ से यहाँ लंबाई दिख गया तो दोनों फ्रैक्शन को हम जोड़ देंगे, 1 में से घटा देंगे और 1 में से जो भी घटाएंगे वो पीला का भाग निकलेगा, उसके इक्वल कर देंगे। आसानी से यहीं पे दिख रहा है 2 मीटर और 6 मीटर, 6 दूना 12 मीटर। ठीक है, अगर समझ गए होते तो, नहीं समझे तो ऐसा कर लीजिए, उसके बाद समझ जाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए, चार नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई भारी नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है आपका। ये है 4 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। ठीक है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। एक भाग दिया गया है, एक वास्तविक लीटर में दिया गया है कि अगर 1/4 भाग भर रहा है तो उसमें वास्तव में 135 लीटर पानी अट रहा है, भर रहा है। ठीक है, तो अगर 180 लीटर पानी उसमें भर दिया जाए तो कितने भाग भरेगा। तो हमें निकालना है क्या भाग, तो भाग को हम बाद में रखेंगे और जिससे भाग भरता है उसको हम पहले रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को उल्टा लिखेंगे। 135 लीटर में क्या हो रहा है भाई, 135 लीटर अगर पानी डाला जा रहा है तो कितना भाग भर रहा है, 1/4 भाग भर जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम इकाई अंक का मान निकालेंगे। तो 1 लीटर अगर पानी हम भर दें, इसमें 1 लीटर पानी भरे तो कितना भाग भरेगा, तो जाहिर सी बात है 1/4 और गुना में ये 135 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 135 से ये भाग करेगा, इसलिए कह रहा है कि अगर आप 180 लीटर उसमें पानी डालते हैं तो ये आप जानते हैं 180 लीटर पानी जब डालेंगे तो ये किस तरह से हो रहा है, ये आपका एक एक नियम काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर का 180 और बटा में 4 गुने 135 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी 45 हो जाएगा। 45 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि ये भाग कितना भरेगा, 1/3 भाग आपका आंसर हो जाएगा। अगर 180 लीटर पानी भरते हैं तो 1/3 भाग भरेगा और 135 लीटर भरते हैं तो 1/4 भाग। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप में और इसका अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें भी क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया गया है, क्योंकि इसके उदाहरण से ही समझ में आ जाता है कि इसका जो भी अभ्यास प्रश्न दिया गया होगा बिल्कुल सरल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका,
कह रहा है एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है, कौन सा भाग बेरोजगार है, ये बता देना है। तो जाहिर सी बात है जितने लोग काम करते हैं कुछ ना कुछ, ये बेरोजगार नहीं, रोजगार इनको मिल चुका है। तो बेरोजगार वही होंगे जितने गांव के लोग होंगे, उसमें से इन सभी को हटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल इस सभी फ्रैक्शन जो भी आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिए गए सभी का जोड़ कर देंगे और हम मान लेते हैं कि पूरे गांव में लोगों की संख्या जितने भी हैं वो एक मान लेते हैं। कह रहा है बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। तो मान लेते हैं पहले बेरोजगार भाग निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस गांव में कितने लोग हैं, पूरी जनसंख्या कितनी है उस गांव की, है ना, रहने वाले कुल लोगों में से। तो मान लीजिए गांव में रहने वाले कुल लोग जो हैं, कुल लोगों की संख्या कितनी है, मान लीजिए गांव में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 1 है। ठीक है, इस 1 का हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 है तो कुल लोग इतना है और कुल लोग का 1/4 पहले कितना दिया है, 1/3 भाग नौकरी करते हैं। ऐसा कर लेते हैं, कुल लोग 1 हैं और ये नौकरी करते हैं कितना भाई, नौकरी करते हैं, उसके बाद प्लस में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। उसके बाद 1/4 भाग कृषि करते हैं, ये है कृषि करते हैं। 1/3 भाग आपका नौकरी करते हैं, 1/4 भाग आपका व्यापार करते हैं और पुनः कृषि करने वाले 1/4 हैं। ठीक है, ये कृषि करने वाले 1/4 है, तो बता देना है कि कौन सा भाग ये जो बेरोजगार है। तो सिंपल हम इन सबको जोड़ देंगे, तो ये जोड़ देंगे तो ये सब कुछ ना कुछ अपना अपना काम करते हैं, बेरोजगार नहीं है, रोजगार इनको मिला है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 3 6 और 4 10/12 हो जाएगा, यानी 10/12। इसको हम काट देंगे तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी 5/6 हिस्सा जो है, ये 5/6 हिस्सा क्या है, कुल लोगों का ये रोजगार प्राप्त लोग हैं। ठीक है, तो बेरोजगार कितने होंगे, जाहिर सी बात है कुल लोग 1 है और कुल लोग 1 में से हमारा 5/6 जो है ये रोजगार इनको मिल गया है। तो बाकी जो शेष बचेंगे वो 1 में से घटा दीजिए, जिनको रोजगार मिल चुका है तो ये निकल जाएंगे बेरोजगार वाले। तो 6 में से 5 घटा दीजिए और ये 6 हो जाएगा, तो 1/6 जो भाग है ये बेरोजगार है, 1/6 भाग वहाँ के लोग क्या है, बेरोजगार से जूझ रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए ये हो गया आपका ये टाइप नंबर 4 हम लोगों ने देख लिए। 4 में 5 क्वेश्चन था, सब देख लिए। अब इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल इसमें क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर टाइप देखते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 5 नंबर टाइप है भाई, हाथ दुख जा रहा है, मिट ही नहीं रहा जल्दी। चलिए आपका विविध प्रश्न है, 5 नंबर जो टाइप है वो विविध प्रश्न है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विविध और ये रहा प्रश्न। ठीक है, विविध प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया है भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योगफल इतना प्राप्त हो, 1/14 प्राप्त हो। यानी 4/7 में क्या जोड़ दिया जाए कि इसका योगफल 1.1/14 प्राप्त हो। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, 1 नंबर ये क्वेश्चन है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे बीजीय व्यंजक दिया जा रहा हो सकता है यहाँ भी बीजीय व्यंजक हो, है ना, ABCD कुछ करके दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। तो सिंपल आपको फंडा क्या करना है कि उस बीजीय व्यंजक या इस फ्रैक्शन पर बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं। सिंपल आप सोचिए ना ऐसे कि हम 2 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए। सिंपल आप अंकों में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए, सिंपल हमें यहाँ दिख रहा है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो वो मान निकल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा।
ठीक है। तो जाहिर सी बात हम 5 में से 2 इसको 2 को घटाएंगे तो ये आएगा 3। तो जाहिर सी बात है यही संख्या इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं तो जाहिर सी बात जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करें तो दूसरे में से पहले वाले को सिंपल हम घटा देंगे, जो भी आएगा मान उस मान को इसमें जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक, ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम कर देते हैं, घटा लेते हैं इसको हम घटा लेते हैं दूसरे में से पहले वाले को। तो इसको करेंगे तो 14 कम 14 1 15/14 हो जाएगा। 15 में 14 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4/7। इसका लघुत्तम निकालेंगे 14 हो जाएगा। 15 में से 7 दूना 14 4 दूना 8 7/14 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2, यानी 1/2 भाग इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये आपका इतना प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल जोड़ घटा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन इस चैप्टर बहुत आसान दिया गया, बट हमको नहीं लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता होगा। अगर देता होगा तो बहुत आसान है, नहीं देता होगा तो समझिए ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 77 है, वो लंबाई क्या है। तो किसी भी लंबाई का मान लेते हैं वो लंबाई 1 है, तो जाहिर सी बात है वो लंबाई 1 है, तो 1 का छठा भाग मतलब 1 गुने 1/6, तो 1 का छठा भाग 1/6 ही होगा। प्लस कह रहा है उसका 15वां भाग मतलब क्या, उस लंबाई का हमने एक लंबाई माना है टोटल, तो 1 का 15वां भाग 1/15, ये टोटल दोनों जोड़कर 77 मीटर हो रहे हैं। दोनों जोड़कर कितना हो रहा है, 77 मीटर। वो लंबाई ज्ञात कर, तो लंबाई को हमने 1 मान लिया है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देंगे, हम खत्म। ये देखिए इसको हम लघुत्तम निकाल देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30, और ये होगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा 77, और यहाँ से हम कर लें तो 5 2 7 हो जाएगा बराबर 77 गुना 30 कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 77 और गुना 30 अब बट्टा में 7 कर देंगे, 11 7 77, ये कट कर आ जाएगा 11 3 33, 330 मीटर हो जाएगा उसका एक्चुअल लंबाई। चूँकि हमने बोला है कि उसको हमें ये पूरे लंबाई को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू हमारा 330 मीटर के इक्वल हो गया, वो लंबाई निकल गई। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 3/5 है, 3/5 है, और एक आपका दिया गया है 7/5, 7/5 है ना, 7/3 है, सॉरी 7/3 है। 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या, इसके व्युत्क्रम का पहले योग करना है, फिर उसको उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 5/3 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 3/7, मतलब उल्टा कर देना है फ्रैक्शन को। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो इसमें ले जाकर इसको जोड़ देते हैं 3/7, और फिर जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसको उल्टा कर देना है, सिंपल यही काम करना है। तो ये हो जाएगा 21, और 3 7 यानी 7 5 35 हो जाएगा ये वाला, और 3 3 9 हो जाएगा ये वाला, तो 35 9 44 आप बट्टा में 21 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देना है, सिंपल यही क्वेश्चन कर रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका ये व्युत्क्रम कर दीजिए 21/44 आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला नहीं है तो 21/44। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। उसके बाद आपका आ गया 3-4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इस टाइप में, यदि a + b = c कह रहा है, a + b अब बट्टा c बराबर
बराबर दिया है बी प्लस सी अब बटा ए अब बराबर सी प्लस ए अब बटा बी बराबर में के दिया गया है। यही ना, सी प्लस ए बट्टा में बी बराबर के, तो के का वैल्यू ज्ञात करना, तो यहाँ से के का वैल्यू हमें ज्ञात कर देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर के रखेंगे, इसके बराबर के रखेंगे, इसके बराबर के रखेंगे, ठीक है, सब में हम के रखेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी अब बटा सी बराबर के कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी अब बटा ए बराबर के लिख सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है तो हम लिख सकते हैं सी प्लस ए अब बटा बी बराबर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी अब बराबर सी के हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी अब प्लस सी बराबर ए के लिख सकते हैं, और यहाँ से सी प्लस ए इज इक्वल्स टू बी के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ से तीनों कंडीशन को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। तीनों कंडीशन को आपस में जब जोड़ेंगे तो इधर जुटेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये वाला LHS सब जुड़ रहा है एक साथ तो b प्लस सी हो जाएगा, फिर इसका LHS जुड़ेगा तो c प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू इसका RHS, तो इसका RHS सी के है, इसका RHS ए के है, और फिर आपका इसका RHS बी के है, ठीक है, सिंपल। अब दोनों पक्षों को जब जोड़ देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से a फिर a दूगो a b दूगो b c दूगो c, तो हम इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ, दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। डबल ऑफ इसलिए लिख रहे हैं कि 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, इसलिए डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या, के हमें कॉमन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है भाई, के कॉमन दिख रहा है। तो के जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे c बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी हम इसको लिख भी सकते हैं ऑर्डर में, यहाँ पे लाते हैं। ये हो जाएगा आपका डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के, और इसको हम सीधा कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो ये प्लस बी प्लस सी ये दोनों पक्षों में कट जाएगा, कटेगा तो k बराबर 2 बराबर k हो गया, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 2, सिंपल। k का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस इतना इसमें काम कर देना है आपको। आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कितने नंबर, 4 नंबर न था, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर एक क्वेश्चन और बच गया है 5 के 5 में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत सिंपल है, ना समझ में आया तो 1-2 बार भगा कर देख लेना है, ठीक है। चलिए ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए चूँकि इस बुक में जो भी क्वेश्चन इसमें उदाहरण में दिया गया है मैं तो दिखा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास बुक लेकर पढ़िएगा, ताकि वास्तव में फीलिंग्स लगे कि हम सच में किताब कोई मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कितना, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। हाँ 5 नंबर टाइप का 5 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि इतना में इतना से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा। तो पहले वाला टर्म दिया गया उसका सोल्यूशन पहले कर लेंगे। दिया गया है आपका फ्रैक्शन 1/2 है, माइनस में दिया गया है 1/4, फिर प्लस में दिया गया है 1/5, 1/6, 1/5 और माइनस का 1/6। पहले इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे को उतारेंगे, ठीक है। तो इसका चलिए दूसरे को भी हम उतार देते हैं। दूसरा दिया गया है 2/5, ये है 2/5 माइनस 5/9, 5/9 प्लस में दिया गया है 3/5, 7/18, 3/5 और माइनस 7/18। ये क्वेश्चन मतलब दिया गया है, ठीक है। अब दोनों का कह रहा है इसमें अगर इससे भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है। दोनों का सोल्यूशन पहले कर लेते हैं। तो सिंपल हम इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो ये हमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या 6 है। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 3 18, 6 24 6 25 30 नहीं होगा, 60 हो सकता है।
30 नहीं होगा 60 हो जाएगा, चूँकि 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा, लेकिन 4 से नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे 60 से सब लग जाएगा। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ से करेंगे 4 तो 15 चौके 60, यहाँ से करेंगे 12 पचे 60 तो ये प्लस में 12 हो जाएगा, माइनस 6 से तो 10। ठीक है, अच्छा इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 30 42 हो जाएगा, और माइनस 25 घटा देंगे, 15 और 10 25, अब बट्टा में ये हो जाएगा 60। तो ये ओवरऑल कितना आएगा दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 5 12, और 3 में से 2 जाएगा 1 17/60 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमारा 17/60 आया। और इसको हम देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे तो हमें दिख रहा है 18 पचे 90 दिख रहा है, 18 पचे 90, 18 3 4 18 चौक 72, 18 पचे 90 ही दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 18 पचे 90, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये 9 से करेंगे 10 होगा, ये 50 हो जाएगा, और प्लस में 5 से करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, और माइनस 18 पचे 90, 5 7 35 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं जोड़ वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो ये जोड़ वाला दिख रहा है तो 6 4 10 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा। ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 3 8 85, और ये 90, ये घट कर आएगा आपका 5/90, कटेगा तो 18 पचे 90, मतलब 1/18 आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ दिख रहा था ना, ठीक है 1/18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इसमें भाग लगाना है इससे, तो जाहिर सी बात है भाई 17/60 में भाग लगाना है, तो ये गुना कर देंगे और इसको पलट कर गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी काट दीजिए तो ये कट जाएगा आपका कितना से 9, 2 से कटा दिए 9, और ये हो जाएगा 30, 3 से कटाइए 3 3 9, 3 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 17 3 51 में 10 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 10 पचे 50 आए के 51/10, यानी ये हमारा हो जाएगा 5.1/10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दशमलव में देखा था तो 5.1 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा टोटल का सोल्यूशन। और 5 नंबर के बाद नहीं है, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। टोटल विविध प्रश्न में हमने देख लिया है। अब चालू हो जाएगा आपका अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न पहला है टाइप अभ्यास प्रश्न में। तो ये हम चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को देख लिए होंगे, ये भी वीडियो देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर रेडी रहेंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर जाना होगा आपको। नाम है मैथ मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो आ जाएगा, और वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।